Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. My dear students, we want to discuss chapter number 3 or its name is enzyme. आज हम इसके दो एट्रीब्यूट स्टडी करने वाले हैं. Very first is a cofactor and its types and other one is nomenclature of enzymes. So let's start with cofactors. Cofactors क्या होते हैं my dear students? आपको पता है कि जो एंजाइम्स है दे आर ऑल प्रोटीन्स, यानी कि जितने भी मेरे पास एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स के ही बने होते हैं. लेकिन क्या एंजाइम की सारी एंजाइम का सारा बॉडी वो प्रोटीन होता है? तो आंसर इज नो. हमारे एंजाइम की प्रोटीन के साथ उसको फंक्शनल बनाने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए नॉन प्रोटीनिक पार्ट्स भी शामिल होते हैं और वो नॉन प्रोटीनिक पार्ट्स ही कोफैक्टर्स कहलाते हैं. कोफैक्टर्स को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन, इट मे बी इनऑर्गेनिक और इट मे बी ऑर्गेनिक. अगर ये इनऑर्गेनिक हुआ तो उसके फॉलोइंग फीचर्स है जो आपने बहुत गौर से अंडरस्टैंड करने हैं. पहली बात, जाहिर है इनऑर्गेनिक है तो कोई ना कोई मेटल होगी, जाहिर है गैस नहीं होगी, ये नॉन मेटल पार्ट नहीं होगा बल्कि ये मेटालिक पार्ट होगा. बेस्ट एग्जांपल इज कॉपर, मैग्नीशियम एंड आयरन एटसेट्रा. सबसे अहम बात क्या है जो आपने बहुत ज़्यादा अपने माइंड में रखनी है, प्रेस को जगह देनी है कि डिटैचेबल होता है. इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ये यहाँ से उतर जाएगा और फिर दोबारा से यूज हो सकता होगा. एक और बात जो आपकी बुक ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट की है और आपने उसको हमेशा की तरह से अपने माइंड में रखना है, बिकॉज ये वो नंबर दे सकता है जो आपको शायद मेडिकल कॉलेज में ले जाए. तो ये लेट मी प्लेस अ स्टार ओवर हियर कि भाई यहाँ एक स्टार लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए. इतनी अहम सी बात है. क्या है कि दिस वेरी इनऑर्गेनिक कोफैक्टर इट विल अटैच टू द एंजाइम व्हेन सबस्ट्रेट गेट बाइंडेड टू द एंजाइम. यानी कि जब सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में मिल जाएंगे. लुक एट दिस, इसको मैं यूज सीक्वेंस कर रहा हूं कि नंबर वन ये मेरे पास सबस्ट्रेट है, नंबर टू ये मेरे पास क्या है, एंजाइम है. जब ये दोनों चीज आपस में बाइंड कर जाएंगी तो फिर ये वाली थर्ड चीज वहां पे ऐड होगी, राइट? तो मेरे पास क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट. तो अगर एक पार्ट में माय डियर स्टूडेंट्स नंबर वन है को एंजाइम और नंबर दो मेरे पास क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप. पहला, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में और इसमें, कि ये इनऑर्गेनिक है और ये दोनों ऑर्गेनिक है. अब देखते हैं कि अगर ये दोनों ऑर्गेनिक है इन दोनों में क्या फर्क है. पहली बात कि ये हमेशा किसी विटामिन या मिनरल से ऑब्टेन होता है, राइट? ये प्रोस्थेटिक ग्रुप सारे का सारा इनऑर्गेनिक ही नहीं होता, इसके साथ थोड़ा सा ऑर्गेनिक पार्ट भी शामिल होता है, राइट? कि डिटैचेबल होता है जबकि ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है. इन दोनों में ये बड़ा की डिफरेंस है कि को एंजाइम डिटैचेबल होता है, इसकी ये वाली खूबी एक्टिवेटर जैसी है, लेकिन ये डिफरेंस है इससे प्रोस्थेटिक ग्रुप से. इसका मतलब ये होगा कि ये बार बार यूज नहीं हो सकता. ठीक है, इस एग्जांपल में हमारे पास शामिल है एटीपी, एनएडी, एफएडी और एनएडीपी. यू नो एनएडीपी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. इसकी खूबी क्या है कि ये भी तभी अटैच होगा कि जब सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में बाइंड हो चुके होंगे. उसको मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये मेरा सबस्ट्रेट है, ये मेरा एंजाइम है. सबस्ट्रेट क्या, इथाइल अल्कोहल. एंजाइम है मेरे पास इथाइल अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज. जब ये दोनों आपस में बाइंड हो गए तो इसमें ऐड हुआ क्या, एनएडी. अगर सीक्वेंस लिखेंगे तो फिर वही बात है, सबसे पहले सबस्ट्रेट आना चाहिए था, नंबर टू पे एंजाइम आना चाहिए था, तो नंबर थ्री पे अटैच हो रहा है आके एनएडी. तो इसका भी सीक्वेंस आपने माइंड रखना है. जब ये चीजें आपस में ऐड होगी तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेंगे, जाहिर है एसिड एल्डिहाइड और NaDH2. अब ये बेसिकली जो NaDH2 है ये NAD की कन्वर्जन NaDH2 के अंदर, यानी कि इस पर्टिकुलर NAD के साथ आके हाइड्राइड आयंस ऐड हो गए हैं. और चूंकि ये डिटैचेबल है जैसे मैंने बोला तो ये भी रिसाइकिल हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम पे. अगर ये बात करें प्रोस्थेटिक ग्रुप की, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में जैसे मैंने बोला कि ये नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है, अगेन इनऑर्गेनिक पार्ट है, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, परमानेंटली अटैच होता है.
बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आयरन है जो कि पोरफायरिन रिंग के साथ अटैच है। इस पोरफायरिन रिंग के साथ जो आयरन अटैच है ये कहाँ मिल सकती है हमें अगर इनसे मुलाकात करनी हो? तो यस, वी हैव टू गो इनटू द साइटोक्रोम्स। तो अगर आप किसी भी साइटोक्रोम की स्ट्रक्चर को देखोगे तो उसमें प्रेजेंट पोरफायरिन रिंग के सेंटर में आप लोगों को परमानेंटली बाइंडेड आयरन मिलेगा जो कि बेसिकली प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो ये जो पोरफायरिन रिंग है ये ऑर्गेनिक है और इसके अंदर एम्बेडेड है ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, राइट। तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इस प्योर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कैसा है? डेफिनेटली डिफरेंट है। तो ये तीनों बातें, इनका कंपैरिजन आप लोगों के सामने में लिखा, एग्जांपल्स लिखी और इनकी एक्टिविटीज का डिफरेंस आपके सामने रखा। होप कि आप लोग अपने माइंड में रखेंगे। और हम चलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम की तरफ। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स वो वाला नोमेनक्लेचर जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। लिखा है मैंने आप लोगों के लिए कि इट इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। और यू नो वेरी वेल कि अगर हमने एंजाइम को पहचानना हो तो उसके एंड पे हमेशा एज आता है, जिसका मतलब होता है एज। फॉर एग्जांपल प्रोटीएज, पॉलीमरेज, सिंथेटेज, कार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजनेज। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं कि जिनके एंड पर एज नहीं आता। फॉर एग्जांपल रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एरिप्सिन, इमाइलॉप्सिन, राइट। तो बहरहाल हम जहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप्स की बात करेंगे तो हमेशा उनके एंड पे एज ही आता है। हमारे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन में 6 ग्रुप्स हैं, जिनमें से पहले का नाम है ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरे का नाम है ट्रांसफरेज, तीसरे का नाम है हाइड्रोलेज, चौथे का नाम है लाइएज, पांचवे का नाम है आइसोमरेज और छठे का नाम है मेरे पास लाइगेज, राइट। तो ये मेरे पास टोटल 6 ग्रुप्स है। आइए हम इनको वन बाय वन जल्दी से डिस्कस करते हैं। पहला है मेरे पास ऑक्सीडोरिडक्टेज। नेम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, इससे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का नाम भी देते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल उसमें से रिड्यूस हो रहा तो दूसरा साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। इसका मतलब है कि ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन कपल्ड प्रोसेस है, राइट। तो वो रिएक्शन, तो वो यू कैन से एंजाइम जो इस रिडॉक्स एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम लोग ऑक्सीडोरिडक्टेजेस का नाम देते हैं। इनकी एग्जाम्पल मेरे पास 3 है। पहले को हम ऑक्सीडेजेस, दूसरे को ऑक्सीजनेजेस और तीसरे को हम लोग पर ऑक्सीडेजेस का नाम देते हैं, राइट। कॉमन सेंस, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को मूव करेंगे कि हम हाइड्रोजन एक सबस्ट्रेट से दूसरे में, दूसरे से पहले सबस्ट्रेट में मूव करवा सकते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वही हमारे पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकते हैं। आगे हम चलते हैं ट्रांसफरेजेस की तरफ। नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये ट्रांसफर करेगा किसी चीज को। ट्रांसफर करेगा किसको? वन ग्रुप। ये जो वन ग्रुप है वो क्या हो सकता है? जाहिर है ये अमाइनो ग्रुप हो सकता है, यानी कि NH2। ये मेरे पास कार्बोक्सिल ग्रुप हो सकता है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। फिर हमारे पास मिथाइल सिंपल CH3 ग्रुप हो सकता है और कार्बोनाइल खाली C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो सकता है। तो अगर आप लोग इस पर्टिकुलर यू कैन से ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको किसी न किसी एंजाइम की जरूरत है, और जो एंजाइम ये काम कर सकता है दैट विल बी इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ ट्रांसफरेजेस। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? ट्रांस कार्बोक्सिलेजेस, यानी कि ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को मूव करेगा, मींस C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड किसी को मूव कर सकता है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। देन ट्रांसमिथाइलेज नेम इंडिकेट कर रहा है कि एक मॉलिक्यूल में से मिथाइल ग्रुप उठाएगा और इसे दूसरे मॉलिक्यूल को दे देगा, नाम होगा ट्रांसमिथाइलेजेस। सेम इज द केस विद हेक्सोकाइनेजेस। ये क्या कर रहा है कि ये ATP में से फॉस्फेट को मूव करवाएगा फ्रॉम ATP टू द ग्लूकोज। तो जहां पे भी हम मूवमेंट को देखते हैं कि वो हो रही है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल, तो हम इसे नाम किसमें प्लेस कर देंगे? ट्रांसफरेजेस में। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज हाइड्रोलेजेस। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लेजेस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करने वाले। तो यहाँ पर भी ब्रेक डाउन होगी, क्लीविंग होगी, टूटना होगा एक बॉन्ड का। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो नेक्स्ट वाली की, यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर होती है कि जब भी आप पानी का मॉलिक्यूल ऐड करके किसी बॉन्ड को तोड़ दोगे तो उसमें जाहिर है आपको एंजाइम चाहिए होगा हेल्प करने के लिए, वो एंजाइम कहलाएगा हाइड्रोलेज। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है वो है एस्टरेजेस। आपको पता है एस्टर ग्रुप क्या होता है? पार्ट यू कैसे इसी बुक के पार्ट चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हो कि क्या होते हैं एस्टरेजेस। और आप लोगों ने इस पर्टिकुलर नेम को लिपिड्स में पढ़ा भी था कि एस्टर लिंकेज क्या होती है। तो जो उस पर्टिकुलर एस्टर लिंकेज को तोड़ देगा दैट इज कॉल्ड एज एस्टरेजेस। फॉस्फेटेजेस जो भी फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ देगा दैट इज फॉस्फेटेजेस। पेप्टाइड बॉन्ड को पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 2 में, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे डेवलप होता है, और जो उस पर्टिकुलर पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देगा दैट इज कॉल्ड एज अ पेप्टाइडेजेस। और जो बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों के पास पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट।
तो इन पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने के बाद नाउ वी वांट टू मूव टू द लाइएजेस दैट इज इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. My dear students, what are basically liases that we will to study in fourth group. Liases का मतलब होता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये वाटर को रिमूव कर सकते हैं, ये CO2 को रिमूव कर सकते हैं या एमोनिया ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं. लेकिन सबसे अहम बात क्या है कि जब भी इनमें से कोई चीज रिमूव होगी तो उसके रिजल्ट में डबल बॉन्ड बनेगा, राइट. जब भी मैं किसी को रिमूव करूंगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, या मैं इन चीजों को अगर ऐड करूंगा तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. वो उस पे काम करेंगे जहां डबल बॉन्ड बनवाना होगा या ऑलरेडी जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, राइट. अब इसकी एग्जांपल मेरे पास क्या है, डी कार्बोऑक्सिलेजेस नेम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम CO को रिमूव करने वाले हैं या CO2 को रिमूव करने वाले हैं. डी एमिनेजेस नेम इंडिकेट कर रहा है कि हमने यहाँ से अमोनिया ग्रुप रिमूव करना है. सिंथेजेस और सिंथेटेजेस भी ऐसे ही हैं कि जो डेफिनेटली किसी मॉलिक्यूल को रिमूव करके वहां पे डबल बॉन्ड बनवाते हैं. तो ये सारे के सारे एंजाइम किसमें प्लेस होते हैं, लाइएजेस में. नाउ वी वांट टू सी द नेक्स्ट फिफ्थ ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेरेज. नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये दो ऐसे मॉलिक्यूल के दरमियान में ट्रांसफर करने वाले जिनका केमिकल फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है. जिन्हें वेरिएबल ग्लूकोज भी C6H12O6 होता है और जो फ्रुक्टोज है वो भी C6H12O6 होता है. दोनों ही सेम केमिकल फार्मूला रखते हैं लेकिन जाहिर है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल डिफरेंट है. आपको पता है कि ग्लूकोज मेरे पास एक एल्डोहेक्सोज है और जो कि फ्रुक्टोज मेरे पास एक कीटोहेक्सोज है. तो इसके दरमियान भी जो मूवमेंट होगी यू कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली मेरे पास आइसोमेरेजेस आएंगे. तो ये इंटरमोलेकुलर रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल को कॉज करते हैं और इसकी दो मेरे पास बेस्ट एग्जांपल हैं. जाहिर है वन ऑफ देम इज एपिमेरेजेस, अदर वन आर कॉल्ड एज म्यूटेजेस. ये क्या होते हैं जाहिर है बहुत डिटेल से आप आने चैप्टर्स में पढ़ेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉल्ड एज अ लाइगेस. और जहां भी हम वर्ड यूज करते हैं लाइगेशन, इसका मतलब हम चीज को जोड़ना है, नॉट लगानी है, गिरा लगा देनी है. तो उस पर्पस के लिए हमें जाहिर दो मॉलिक्यूल चाहिए होंगे. इट में बी मॉलिक्यूल 1, इट में बी मॉलिक्यूल 2 और मॉलिक्यूल A एंड मॉलिक्यूल B. जब मैं दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो जाहिर मुझे बाइंडिंग एनर्जी चाहिए. वो बाइंडिंग एनर्जी मेरे पास कहाँ से आएगी, ATP से. तो A बॉन्ड B बन जाएगा और जाहिर ADP विल बी रिलीज. तो जो मॉलिक्यूल ये काम कर सकता है कि वो दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ दे, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइगेसेस. और ये जाहिर है ये लाइगेशन, ये लाइगेसेस, ये पॉलीमराइजेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है with respect to definitely our biology, because के जितनी भी हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, वो सारी की सारी लाइगेशन और क्लीविंग पे ही बेस कर रही है. तो ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं. लिहाजा आप इन सारी बातों को अपने माइंड में रखें और जहाँ जहाँ आपको ये नाम जहन में आए और एक्टिविटी नजर आए उनके साथ आप इस नॉलेज को भी रिलेट करें और नॉलेज को यहाँ पे मत रोकें, बल्कि इस पर्टिकुलर चीज़ को आइंदा आने वाली बुक के डिफरेंट चैप्टर्स में अप्लाई करना भी सीखें. इस दुआ के साथ कि आप इस पर ज़रूर कामयाब हो. आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़.